हाँ जी, तो हमने कल क्या क्या किया? सेक्शन 19 किया होता, उसको और ज़्यादा किया था, ओवर एंड अबव किया था, उसके नोट्स लिखे थे और चेक वाली क्वेरी की थी, राइट? फेमस केस कौन सा सेक्शन 19 का? राजेश कुमारी वर्सेस प्रेमचंद। क्या कहता है ये? मेरा चेक है सर, वो जिस दिन जे वो चेक चाहे बाउंस हो जाए पर बस पार्ट पेमेंट डीम्ड पार्ट पेमेंट। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये याद रखना है, इन केस ऑफ ए चेक इफ इट गेट्स डिसऑनर इट्स अ डीम पेमेंट, राइट? तो उसके बाद हमने इनके डिफरेंस किए 18 और 19 के, फिर हमने 20 समझा। 18, 19 एंड 20 इज टू गेट टुगेदर, ठीक है? आज हम करेंगे सेक्शन 21, रेड विद ऑर्डर 1 रूल 10 CPC। हाँ, 20 नहीं वो ज़रूरत नहीं है, इतना है नहीं, ये प्रीलिम्स के लिए है। 21, 2 और 3 उसके रिगार्डिंग, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन ही है, मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं है स्ट्रॉन्ग इनफ, उसकी डिक्टेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है। टुडे विल बी डिस्कसिंग दी सेक्शन 21 अलॉन्ग विद CPC, राइट? दोनों खोल लो, क्या होता क्या है सेक्शन 21, कहना क्या चाहते हैं? इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, राइट? उसका असर क्या होगा? ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग का मतलब क्या हुआ कि सूट आपका ऑलरेडी डल चुका है। उस केस में अगर आप सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो और या ऐड करना चाहते हो तो क्या होगा, उसका क्या इम्पैक्ट है? एक बार हम पहले देखेंगे ऑर्डर 1 रूल 10, इसके साथ ही लिख लो रेड विद। ये 2018 PCS में आया था इन पेपर 1, क्वेश्चन बना था सेक्शन 21 लिमिटेशन एक्ट का, पूछा गया था CPC के सेक्शन में इंटरलिंक करके, 10 या 15 नंबर का आया था ये क्वेश्चन, तो समझिए PCS पेपर 1 2018 उसमें आया था ये रूल 10। ऑर्डर 1 क्या कहता है बेसिकली? पार्टीज टू द सूट कौन कौन से होंगे? हु विल बी द प्लेंटिफ, विल बी द डिफेंडेंट, नेसेसरी पार्टी कौन होगी, प्रॉपर पार्टी कौन होगी। अगर कोई पार्टी को हम पार्टी नहीं बनाना चाहते तो हम उसको प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट रख लेंगे, ठीक है? उसके सारे रूल्स, वन ऑफ दी, अगर वेरियस प्लेंटिफ्स है तो क्या होगा, वेरियस डिफेंडेंट्स है तो कैसे होना सूट होना है, राइट? रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है, और इसका जो लिमिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है रूल 10, सूट्स इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। जो पहला पैरा है इसका 10 का सब रूल 1 है, इट डील्स विद मिस डिस्क्रिप्शन, इसके साथ ही लिख लो साइड में मिस डिस्क्रिप्शन, राइट? दूसरा जो है, एक बार जनरल आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ ये कहना क्या चाहता है। वेर ए सूट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ ए रॉन्ग पर्सन एज प्लेंटिफ, होगी मिस डिस्क्रिप्शन, रॉन्ग प्लेंटिफ हमने बना लिया। और वेर इट इज़ डाउटफुल वेदर इट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ द राइट प्लेंटिफ, हमें पता नहीं है कि ये सही बंदे के ऊपर लगाया गया कि नहीं लगाया गया। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट इफ सेटिस्फाइड दैट द सूट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड थ्रू अ बोनाफाइड मिस्टेक, ठीक है? एक तो ये मिस्टेक होनी चाहिए, और एंड नॉट और एंड दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रियल मैटर इन डिस्प्यूट, वो ज़रूरी है मैटर इन डिस्प्यूट इश्यूज को सेटल डाउन करने के लिए, उसको ज़रूरी है। तो क्या करेगी? ऑर्डर एनी अदर पर्सन टू बी सब्स्टिट्यूटेड और एडेड एज प्लेंटिफ अपॉन सच टर्म एज द कोर्ट थिंक फिट, जस्ट नहीं, ऐसे नहीं होता, हो जाता कहीं पर। मान लो LRs के केस में है, 4-5 LRs आ गए और बाद में किसी और में बिल आ गई, मैंने राइट ही एक बंदे को दे रखा था, या मैंने कोई अपना एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया हुआ था कि LR साइड हो जो ये एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, तो बहुत से एग्जाम्पल्स ऐसे। नंबर 2, इसमें 2 पैराग्राफ है, हमने ये ध्यान रखना है। कोर्ट में स्ट्राइक आउट और एड पार्टीज, इट डील्स विद द मिसजॉइंटर एंड नॉन जॉइंटर। एक पहला पैरा आएगा 4 लाइनों का,
वो है मिसजॉइंडर का। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स आइदर अपॉन और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी एंड ऑन सच टर्म्स एज मे अपीयर टू द कोर्ट टू बी जस्ट ऑर्डर दैट द नेम ऑफ एनी पार्टी improperly joined whether as plaintiff or defendant be struck out। ये हो गया हमारा misjoinder। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, एंड दैट द नेम ऑफ एनी पर्सन हु ought to have been joined, जिसको ज्वाइन करा जाना चाहिए था, whether as plaintiff or defendant or whose presence before the court may be necessary in order to enable the court effectually and completely to adjudicate upon and settle all the questions involved in the suit be added। नॉन ज्वाइंटर, नेम ऑफ एनी पर्सन, हम किसी को भूल के ज्वाइन करना, ठीक है। अगला डील करता है माइनर और इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होगा, उससे आगे डील करता है अगर डिफेंडेंट ऐड होगा तो प्लेंट अमेंड होगी। ऑब्वियसली मैंने प्लेंट दी है, नया डिफेंडेंट आया है तो उसको पार्टी बना के अमेंडेड प्लेंट मैं कोर्ट में दूंगा। फिफ्थ इज आवर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 22। ये पुराने एक्ट की बात कर रहा है, नए एक्ट में ये इसके ऊपर ही लिख लो, नाउ लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 21। इसको हल्का सा काट लो, चाहे ये अंडरलाइन करके लिख लो। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट, ये जो है हमारा नाउ इतना भी नहीं कटना, नॉर्मल डायरेक्ट गंदा नहीं करना। हाँ इसके ऊपर लिख लो इंडियन अपना लिमिटेशन एक्ट 1963 ब्रैकेट में सेक्शन 21। अब ये 22 की जगह 21 हो गया, ठीक है, कॉमा। द प्रोसीडिंग्स एज अगेंस्ट एनी पर्सन एडेड एज डिफेंडेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ओनली ऑन द सर्विस ऑफ द समन्स। जब हम सीपीसी में किसी के ऊपर केस करते हैं तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले समन करवाते हैं, समन आरसी करवाते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट करवाई है हमने, पैदा भी भेज सकते हैं, पर्सनल समन जो ऐसे कहते हैं दस्ती, वो भी हो जाता है, ठीक है। तो हम कब मानते हैं कि वो सर्विस हो चुकी है, बिल्कुल आरसी के केस में डीम्ड होता है कि जी पहुंच गई है, उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट आ जाती है। अगर हमने दस्ती की है वैसे दी है वो तो पता ही लग गया, अगर वो नहीं मिलेगा उसको घर वालों को दे आएंगे। तो ये हो गया प्रैक्टिकल पार्ट। अब थ्योरेटिकली इसमें क्या कहता है, अगर हमने डिफेंडेंट को किसी प्रोसीडिंग्स एज अगेंस्ट एनी पर्सन एडेड एज ए डिफेंडेंट है जो उसको हमने ऐड की है, तो उसके क्वाक कब मानी जाएगी, जब उसको सर्विस हो चुकी होगी समन की, वो आए ना आए उस दिन से उसके अगेंस्ट वो सूट माना जाएगा कि स्टार्ट हो चुका है। आ गया तो ठीक है, कंटेस्ट कर लेगा, ठीक है। बट ये सब्जेक्ट टू किसके है, सब्जेक्ट टू लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 21 पे है। ये था नॉर्मल, आपको जो मैंने प्रोसीजर बताना था कि प्रोसीजर है क्या। सूट के केस में एक प्लेंटिफ है, एक डिफेंडेंट है, उसको समन गया, डिफेंडेंट के कब माना जाएगा, सर्विस के टाइम पे माना जाएगा कि वो प्रोसीडिंग का पार्ट बन गए। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 21। इसकी वर्डिंग से सबसे पहले यही क्लियर है, सब्सटीट्यूटिंग और एडिंग का मतलब क्या है कि जी हमारा सूट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो उस केस में हम किसी को सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं और किसी को ऐड। Subsection 1. Where after the institution of a suit, first of all, this section applies only to suits, not appeal or applications, right? ये सिर्फ suits के केस में लगेगा। A new plaintiff or defendant is substituted or added, तो क्या होगा? The suit shall as regards him, उसके regarding he, be deemed to have been instituted when he was so made a party। जिस दिन उसको पार्टी बनाया गया, कॉ दैट पर्सन तभी माना जाएगा कि सूट तब से ही उसके रिगार्डिंग स्टार्ट हुआ, राइट। प्रोविजो provided that where the court is satisfied that the omission to include a new plaintiff or defendant, अब ये omission ही है उसके पार्ट पे, उसने नहीं ऐड किया, ठीक है, was due to a mistake made in good faith। ये mistake in good faith किसकी है, plaintiff की, right। It may direct that the suit as regards such plaintiff or defendant दोनों shall be deemed to have been instituted on any earlier date। अब ये सेक्शन क्यों दिया गया है हमें, एक तो बॉडी कह दी जी
कि जी जब ऐड हुआ तब से हम मानेंगे। साथ में प्रोवाइजो भी दे दी कि जी इसको हम अगली डेट पे भी मान सकते हैं, प्रोवाइडेड आप मिस्टेक इन गुड फेथ प्रूव करो। किसकी? प्लेंटिफ की। ये क्यों क्यों कर रहा है वो बेसिकली? कोई टाइम स्टे हुआ नो नो नो, लिसन टू मी। एग्जाम्पल, ए ने सूट फाइल किया, आ रहा है बी के ऊपर, ठीक है। इसका ये कॉज ऑफ एक्शन था यहाँ पे, इसने यहाँ पे ये सूट फाइल कर दिया, ओके। ये चलता रहा, पर इसको याद आया कि जी मैंने सी को भी ऐड करना है यहाँ पे, तो इसने ये सूट तो चलता रहा, ये अपना प्रेस्क्राइब्ड पीरियड का निकल गया, यहाँ पे आके एप्लीकेशन लगा दी, बाहर हो गया। अब पहला पैराग्राफ क्या कहता है कि जब सी को मान लो ये 110 की एप्लीकेशन लगाई, इसी को यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से लगाई एप्लीकेशन इसने, ये नया वाला लिख रहा हूँ दोबारा से, ये बी है और यहाँ पे 110 आ गया, एप्लीकेशन आ गई फॉर सी। फिर इसको समन हुए, फिर ये अपीयर हुआ, आ रहा है पूरा, है ना। तो यहाँ तक आते आते तो ये तो बार हो गया। ऑब्जेक्शन आ सकता है कि जी ये तो पार्टी नहीं बनना चाहिए, चलो कोर्ट ने अलाउ कर दी, अब इसके अगेंस्ट तो बार ही हो गया, तो फायदा क्या हुआ? इन दैट केस ए ये प्रूव करेगा प्रोवाइजो के साथ कि जी मेरी जो मिस्टेक थी वो गुड फेथ में थी, मैंने इसको इसलिए नहीं लेना चाहता था क्योंकि पहले या तो सूट कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था या इसको लेने का फ़ायदा नहीं था, बट ये नेसेसरी पार्टी है जिसके बिना, या ये प्रॉपर पार्टी है जिसके बिना सूट अधूरा रहेगा। इन दैट केस कोर्ट क्या करेगी? इसको प्रोवाइजो का बेनिफिट देके इसको क्या मानेगी? दोनों ही ठीक हो। वैसे तो लिखा हुआ है अर्लियर डेट, बट बाय वे ऑफ फिक्शन हम इसको क्या करेंगे? ऑब्वियसली जब सूट फाइल हुआ है तो हम ये बैक टू यहाँ पे ले जाएंगे कि जी उस दिन ही ये पार्टी बना था, सो दैट उसके अगेंस्ट ये सूट बार ना हो। समझे? सिंपल बना। इसको 110 से कंपेयर करना है हमने, ठीक है। दोनों प्रोविजंस लिखनी है और इसका इफेक्ट आया हुआ है, वहाँ पे क्या दिया हुआ है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, नॉन जॉइंटर, मिस जॉइंटर, उसका इम्पैक्ट क्या है? सब्जेक्ट टू लिमिटेशन में क्या हो सकता है कई बार के वो सूट किसी के अगेंस्ट बार हो जाए, ठीक है। ऑब्जेक्शन तो वो रेज करेगा ही करेगा। अब मान लो इसी केस में ए ने अकेले ने सूट फाइल किया है, इसके साथ एक्स भी आना चाहता है, एक्स ने एप्लीकेशन लगा दी यहाँ यहीं पे आके कि जी मैं भी एज अ प्लेंटिव बनना चाहता हूँ, मेरा भी इंटरेस्ट है। ये बी तो रेज करेगा ही करेगा ना कि जी ये तो बार बार है, मेरी तरफ तो सारी आई जा रहे हैं, ये तो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड से बाहर है, आपने एप्लीकेशन यहाँ पे लगाई, ये रहा प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, दिस इज रॉन्ग, तो डेफिनेटली ही विल टेक दैट ऑब्जेक्शन। इन दैट केस ठीक है, कोर्ट स्टिल विल लिसन टू दैट पार्टी, 110 आई है, कोर्ट कैन नॉट डिनाई, राइट। वो उसको बताएगा कि मेरा कॉज क्या है, मेरे पास रीजन क्या है, कॉज ऑफ एक्शन आपका कब राइज हुआ, आप अब क्यों आ रहे हो, पहले क्यों नहीं आए, वो सारी बातें होंगी, वो एप्लीकेशन का पार्ट है, वो दैट इज ए पार्ट ऑफ प्लीडिंग्स, राइट। हमने अभी क्या देखना है कि ये मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे आई, समन्स गए, अपीयर हुआ, ऑब्जेक्शन तो ये लेगा ही लेगा। चलो इसने भी रिप्लाई फाइल कर दिया, इसने भी, इसने करा ना करा, क्या पता दे मस्ट बी एक्टिंग इन कनेविटी विद ईच अदर, कि सूट को डिले करना है, पहले मैं डाल दूंगा बाद में तू आ जाइए। प्रैक्टिकली दिस हैपन्स, कुछ भी हो सकता है, राइट। हो गया ये तो खराब हो गया काम, यहाँ से यहाँ तक पीरियड, वो तो क्योंकि 21 की बॉडी क्या कह रही है कि जिस दिन ऐड हुआ है उस दिन हम बनेंगे, फिर उस केस में हम प्रोवाइजो का बेनिफिट लेंगे। डिफेंडेंट के केस में भी ये एग्जांपल होगी, प्लेंटिव के केस में, बोथ इन बोलना पड़ेगा मिस्टेक इन गुड फेथ। मेरी गुड फेथ थी, वो क्या होता है जो नॉर्मली होता है, दीज आर जस्ट हैवी वर्ड्स यूज्ड इन दी बॉडी। प्रैक्टिकली क्या होता है, लेट अस गो इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, प्रैक्टिकली क्या होता है? बी सीरियस की ਹੁੰਦਾ प्रैक्टिकली, अगर ਤੁਸੀਂ 110 देखिए तो की ਹੁੰਦਾ कुछ कुछ भी नहीं। 110 आती है जी, हम अपना कॉज ऑफ एक्शन दिखाते हैं, अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, हमने क्या करना है, सिर्फ नेसेसरी पार्टी दिखाना और प्रॉपर पार्टी दिखाना कि अगर आप नहीं करोगे तो मैं अपना सूट डालूंगा, दैट विल रिजल्ट इनटू
मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा, मैं अलग केस लगाऊंगा, वो अलग लगाएगा, एक ही कॉज के रिगार्डिंग देयर विल बी 2 डिफरेंट डिग्रीज ऑफ जजमेंट्स। तो कोर्ट क्या कहती है, ठीक है यार कॉम्प्रिहेंसिव सूट हो जाएगा, पार्टी बन रही है तो बनने दो, राइट। ये देख के वो पार्टी बन जाएगा, प्रोविजो का बेनिफिट हो जाएगा। वो मोस्ट ऑफ द केसेस में अलाउ, पर नहीं, रेयर केसेस में होता है कि वो अलाउ डिसमिस भी होती है, और उसके अगेंस्ट फिर हम हाई कोर्ट जाते हैं, वो कई साल केस लड़कता रहता है। प्रैक्टिकली ये होता है कि मान लो 110 डिसमिस होगी, ये एक टैक्टिस है प्रैक्टिस के, किसी को पार्टी ना बनाओ, बाद में बनवाने के लिए पार्टी एप्लीकेशन लगा दो, डिसमिस होगी हाई कोर्ट ले जाओ, हाई कोर्ट से स्टे करवा दो कि प्रोसीडिंग स्टे करी जाएगी, 5-5 साल लड़का रहता है। सो दिस इज द प्रैक्टिकल। सो उसको छोड़ के हम अगर इसमें देखें तो ये क्या कह रहा है बेसिकली सेक्शन 21। अब समझ गए 110 क्यों पढ़ाया मैंने, इसीलिए पढ़ाया कि आपको पता लग जाए कि इसका इफेक्ट कहाँ में क्या है। अगर उस दिन मेरा वो बार हो गया, वो डिफेंडेंट को ऐड किया, मान लो उसने कोई काउंटर क्लेम लगाना हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। अगर डिफेंडेंट 110 ने भी यही कह दिया 110(5) ने कि डिफेंडेंट के केस कब माना जाएगा, जब वो ऐड जब तो सर्विस होगी सम्मन की, वो नेक्स्ट डेट भी आ गया, चलो पहली डेट भी आ गया, पर वो कहेगा यार नहीं मैं बेनिफिट लेना चाहता हूँ, वो उसको प्रूव करना पड़ेगा। अगर किसी भी तरह से उसका वहाँ पे आना उसको इम्पैक्ट कर रहा है तो नहीं उसकी मर्जी है ना, चाहे 7-11 लगावे ना लगावे, जवाब देवे, दैट इज ए सेपरेट इशू। वो तो बहुत दूर की बात है कि उसने WS फाइल करना है कि 711 फाइल करनी है कि मेरे को गलत पार्टी बनानी है, मेरे अगेंस्ट कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, दैट इज सेपरेट इशू। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 21 आप इसका इम्पैक्ट समझेंगे, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम 21 का सब क्लॉज 2, नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू अ केस। कहता है मेरे को कोई परवाह नहीं है, आप जो मर्जी करी जाओ, मेरी चलेगी सबसेक्शन 1 के ऊपर। कैसे चलेगी, कहाँ चलेगी, वेयर ए पार्टी इज एडेड और सब्स्टिट्यूटेड, चलो ये तो वही बात होगी, ओइंग टू असाइनमेंट और डेवोल्यूशन ऑफ एनी इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ए सूट, ये नंबर 1 आ गया, ठीक है। इसमें 2 चीजें कवर अप कर रहे हैं। नंबर 2 क्या है, वेयर ए प्लेंटिफ इज मेड डिफेंडेंट और अ डिफेंडेंट इज मेड प्लेंटिफ, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज, ठीक है। ये 2 बातें दी रखी है, इन 2 केसेस में 21 एक नहीं लगेगा, लगाने की जरूरत ही नहीं है। कैसे, ये समझेंगे। ए ने सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट, ए के LRs हैं, ठीक है, ये डेथ होगी इसकी, इसका इंटरेस्ट की इसके ऊपर क्या हो गया, डिवॉल्व हो गया, ऑब्वियसली डेवोल्यूशन होगी, 110 आएगी, पार्टी बन जाएगा। या ये भी अगर डेथ के केस में हम एप्लीकेशन अबेटमेंट ऑर्डर 22 लगाते हैं, पार्टी बना लेंगे, 90 डेज का टाइम होता है, 110 नहीं 90 डेज का टाइम होता है, हम इसको पार्टी बना लेंगे, ये हो गया डेवोल्यूशन। असाइनमेंट इसी केस में ये है बी ए और बी आ गया, ठीक है। इसने सूट फाइल करा, ऑब्वियसली वही सेम सूट फाइल करा हुआ है। इन द मीन टाइम जब ये सूट चल रहा था, ठीक है, तो इसने ये प्रॉपर्टी आफ्टर वही लैप्स होने के बाद, पीपी निकल जाने के बाद, ये प्रॉपर्टी या सेल कर दी या गिफ्ट कर दी, इसको सी को। अब क्या हुआ, एक बंदा गया, दूसरा बंदा एंटर हो गया, इट इज जस्ट लाइक ए स्टेपिंग इन टू द शूज ऑफ ए प्लेंटिफ। इससे क्या हुआ, कोई इम्पैक्ट पड़ा, कुछ भी हुआ, एक पार्टी गई, दूसरी आ गई, उसने एप्लीकेशन लगाई, जी मैंने खरीदी है, आई एम अवेयर ऑफ द लिस्ट पेंडेंस, पेंडिंग लिटिगेशन पे मैंने खरीदी, मेरी मर्जी, आपका जो हुक्म होगा मेरे पे मान्य होगा, आई कैन नॉट इग्नोर दैट, आई कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट, वो सारा मैंने सोच के ही प्रॉपर्टी को खरीदा, सी ये कहेगा। तो इससे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वो आया, पार्टी बन जाएगा, स्टेप इन टू शूज ऑफ ए, वो चला जाएगा, पार्टी बन गया। इसीलिए इसने कहा है कि नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई। इस केस में
21 सबसेक्शन 1 की बॉडी की हमें ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें कोई प्रोविजो का बेनिफिट लेने की ज़रूरत है बेसिकली, राइट। तो सेकंड बॉडी क्या बात कर रही है इसकी? ये क्या कह रहा है? ट्रांसपोजिशन ऑफ प्लेंटिफ और डिपेंडेंट, दो बातें होगी। ये देखो अभी समझ आ जाएगी मिनटों में, समझ गए? ये दोनों ने सूट फाइल किया था, ठीक है, ये गलत काम कर रहा है, या ए को लगा कि नहीं जी ये ठीक नहीं परस्यू कर रहा, या ये ठीक नहीं परस्यू कर रहा, या इसके अगेंस्ट बी के अगेंस्ट मेरे कुछ रिलीफ बनते हैं जो सी के साथ होने चाहिए, वो एप्लीकेशन लगा देगा जी इसको यहाँ पे भेजो, मेरा सूट है। या ये कहेगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, मैं इसको डिफेंड करना चाहता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। ट्रांसपोजिशन क्या हुआ? अदला बदली हुई, पहले भी वही पार्टी थी, बाद में भी वही पार्टी, पोजीशन चेंज हुई है। प्लेंटिव बन गया डिफेंडेंट, डिफेंडेंट बन गया प्लेंटिव। अब क्या होता है कि ए ने सूट फाइल करना है बी के अगेंस्ट, सी आ नहीं रहा, कहता मैंने नहीं करना, उसको परफॉर्मा डिफेंडेंट रख लेता है, परफॉर्मा डिफेंडेंट। बाद में थोड़ी देर बाद सी को अकल आ जाती है कि नहीं यार ये जो ए कर रहा था वो ठीक कर रहा है, आई हैव टू बी इन द साइड ऑफ ऑन द साइड ऑफ प्लेंटिव, तो वो एप्लीकेशन लगाएगा। इस केस में कोई फर्क तो नहीं पड़ा, कोई लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड कुछ आया? कुछ भी नहीं आया, पहले ही पार्टी है, अदला बदली हुई है। सो इन दैट केस हमें सेक्शन 21 सबसेक्शन 1 और उसके प्रोवाइजो की जरूरत ही नहीं है, लिमिटेशन कोई इम्पैक्ट ही नहीं कर रहा। अगर अदला बदली होगी उससे कोई हमारे सूट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, लिमिटेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, राइट। इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट दो केसेस लिखाऊंगा आपको। इस एक ना 21 के ऊपर वर्ड्स लिखे व्हेन ही वाज सो मेड पार्टी, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ यही क्लियर करना है। इट मीन्स द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर इंप्लीडिंग ए पार्टी एंड नॉट डेट on which the party is actually brought on record. ये हम जनरल बॉडी की बात कर रहे हैं। मैं बार बार क्या कह रहा हूं कि जिस दिन एप्लीकेशन लगाई उस दिन से माना जाएगा। ऑर्डर तो मेरे 8 महीने 10 महीने साल भी तो लग सकता है ना। एक साल पहले एप्लीकेशन लगाई थी 110 की, अब बहुत ज़्यादा उसमें डिफेंडेंट्स हैं, सारे के सारे रिप्लाई देंगे। अगर 10 डिफेंडेंट हुए, किसी का रिप्लाई आया नहीं आया, लेट हो गया, कुछ हो गया, तो जज को डिसाइड करते करते साल लग गया, तो उसका इम्पैक्ट ये चीज़ आपको क्लियर करेगी। तो मानेंगे कब उसको? तब नहीं मानेंगे जब वो ऑन रिकॉर्ड आ गया, तब मानेंगे जब उसने एप्लीकेशन लिखी फ्रॉम रिलेशन बैक टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन, उस दिन हम मानेंगे फिर वो पार्टी बन गई। पर इसके साथ हमने प्रोवाइजो भी पढ़नी है। ये बेसिक बॉडी है, सबसेक्शन 1 का बॉडी का पार्ट है ये। उसका प्रोवाइजो क्या कहता है कि अगर ये मिस्टेक इन गुड फेथ थी, अगर हम इसको प्रूव कर दें, तब हम कब मानेंगे ये पार्टी बन गया था? जिस दिन सूट फाइल हुआ था। अब ये वर्ड्स का खेल समझे इनमें दोनों में। सो दिस वाज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अब इस पे एक केस लिखो, करूपा स्वामी वर्सेस रामामूर्ति, वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर मेंस। ये दोनों मैंने केस लॉ लिखे थे, आई गॉट आई थिंक 6 और 7 आउट ऑफ 10। इट मीन्स मेरे 50% तो क्लियर हो गए सिविल लॉ 1 में। बहुत अच्छा केस है। KARUPPASWAMY वर्सेस रामामूर्ति 1993 सुप्रीम कोर्ट।
बेसिकली ये प्रोविजो के ऊपर है केस। लिख लिया? लिखो हेल्ड वेयर द सब्सटीट्यूशन वॉज अप्लाइड फॉर substitution was applied for beyond the period of limitation but was done in good faith, comma the proviso to section 21 bracket में 1 subsection 1 would come into play and save the suit from being time barred। बन गई बात इस पे, राइट? प्रोविजो को आपको एक केस लॉ दे दिया। अब आते हैं वही ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज में। ये आ गया मुकेश कुमार वर्सेस हरबंस वड़ैच WARAICH 2000 सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले कि ये केस करें, एक बार प्रोविजो को और गहराई में पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। एक चीज़ इसमें और है, सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैंने क्या करा यहाँ पे, ओमिशन थी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को पार्टी बनाने की, मैंने मिस्टेक इन गुड फेथ प्रूव कर दी, तो क्या कोर्ट बाउंड है? सवाल ये है। मे लिखा होगा, इवन देन द कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन कि वो सूट को कहाँ से ट्रीट करे, कि जब वो सूट फाइल हुआ तब से उस पार्टी को ट्रीट करे कि वो उस दिन पार्टी बनाए। इवन देन कोर्ट की है, इट मीन्स कोर्ट हैज डबल डिस्क्रिशन। डबल डिस्क्रिशन कैसे हुई कोर्ट के पास? एक तो पहली बॉडी आ गई, अपर बॉडी, फिर प्रोविजो में भी उनको डिस्क्रिशन दे रखी है कि अगर आप ये प्रूव कर भी देते हो, चलो पहली बात तो उसको प्रूव करना पड़ेगा, अगर उसने कर भी दिया इवन देन कोर्ट के पास डिस्क्रिशन। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोविजन। तभी ये हॉट टॉपिक है मेंस का, ये जरूरी था आपको बताना। मे का अदरवाइज लेजिस्लेचर वुड हैव रिटन द वर्ड शैल, बट इंस्टेड ऑफ दैट द वर्ड रिटन इज मे। फिर भी कोर्ट को लगेगा, कोर्ट बैलेंस क्रिएट करेगी, फिर देखेगी कोर्ट कि हाँ जी पार्टी बनाना जरूरी है, क्या इससे प्लेंटिफ के इंटरेस्ट को इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या डिफेंडेंट के इंटरेस्ट को इम्पैक्ट पड़ रहा है। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जैसे हम इंजंक्शन में देखते हैं ना, वैसे ही बैलेंस करेगी बोथ इंटरेस्ट ऑफ बोथ दी पार्टीज, देन कोर्ट विल अलाउ। और ये कहीं ना कहीं कोर्ट के ऊपर ड्यूटी भी है कि आप देखो, वरना कल को क्या होगा, हम क्लूसिव सूट्स देखते हैं, है ना, उसके बाद हम प्रॉपर्टी को बेच देते हैं थर्ड पार्टी को, फिर उसको हम पार्टी बनाते हैं। जैसे हमने उस दिन एग्जांपल की थी कि जी रेंट के केस में हमने थर्ड पार्टी राइट क्रिएट कर दिया, अब वो आके या तो पुराने केस में एग्जीक्यूशन में पार्टी बनने की कोशिश करेगा, ठीक है, या फिर वो अपील के केस में बनने की कोशिश करेगा। सो उस केस में देखना पड़ेगा, कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशन है, ड्यूटी भी है कि जी देखो कोई फ्रॉड तो नहीं प्ले हो रहा, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस लाइज इन हूज फेवर, इंटरेस्ट किसका वायलेट हो रहा है, क्योंकि सिविल लॉ आफ्टर ऑल क्या है, हैंडमेड ऑफ जस्टिस है। हमने देखना है कि जस्टिस किस तरफ टिल्ट करता है, उस हिसाब से हम पार्टी बनाएंगे, राइट। अब आओ केस लॉ पे। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन मुकेश कुमार वर्सेस हरबंस वड़ैच 2000 सुप्रीम कोर्ट held that mere changes of a party from array of defendants, array ARRAY, mere change of a party from array of defendants to that of plaintiff
under Order 1 Rule 10 CPC will not make him a new plaintiff. And will not bring the case within the ambit of Section 21 subsection 1. And Section 21 subsection 1 will have no application. Will not make him a new plaintiff. Will not bring the case and will not bring the case within the ambit of Section 21, and Section 21 subsection 1 will have no application. हो गया जी. Section 22 रीड करो प्लीज. Continuing breaches and torts. In the case of a continuing breach of contract or in the case of a continuing tort, a fresh period of limitation begins to run at every moment of the time during which the breach or the tort, as the case may be, continues. जितनी बार आप टॉट करते रहोगे, ब्रीच करते रहोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार आप हर टॉट का अलग केस करोगे. पर्पस इज टू नॉट टू गिव राइज टू दी मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स. ये क्या कहना चाहता है? कंटिन्यू आप कोई ब्रीच हो रहा है या टॉट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार उसका केस करते जाओगे. जब आपने केस करना है तो वो सारी चीज़ें पीछे आप एक बार में इकट्ठी कर लोगे. क्यों कर लोगे? क्योंकि वो कॉन्टीन्यूस कॉज ऑफ एक्शन है. अराइज होता गया, लिमिटेशन स्टार्ट होता गया. सिंपल एज दैट. 3 बोल लो. 23 suits for compensation for acts not actionable without special damages. In the case of a suit for compensation for an act which does not give rise to a cause of action, unless some specific injury actually results therefrom, the period of limitation shall be computed from the time when the injury results. आपने कोई केस करना है कंपनसेशन के लिए, पर वो केस अधूरा है जब तक वो इंजरी नहीं होगी. तो ऑब्वियसली जब इंजरी होगी तभी कॉज ऑफ एक्शन आपका आएगा. दिस इज व्हाट इट सेज. इन केस ऑफ अ सूट फॉर कंपनसेशन फॉर एन एक्ट, कोई भी एक्ट है उसके रिगार्डिंग आपने कंपनसेशन करना है, बट उसका कॉज ऑफ एक्शन राइज नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्पेसिफिक इंजरी एक्चुअली रिजल्टेड नहीं हुई. तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से कंप्यूट करेंगे हम? जब वो इंजरी हो जाएगी. 24 इज ओनली रिगार्डिंग द प्रीलिम्स. ये जॉर्जियन कैलेंडर के रिगार्डिंग है, by King George, same as British calendar of IPC. All instruments shall for the purpose of this act be deemed to be made with reference to Georgian calendar. Gregorian या Georgian, जो भी आप कहना चाहते हो. सिंपल प्रीलिम्स में पूछ लेंगे कौन सा कैलेंडर है आपको कंफ्यूज करने के लिए. ठीक है, ब्रिटिश डाल देंगे, जॉर्जियन डाल देंगे, 1-2 नाम और डाल देंगे अगर आना होगा. बहुत ही रेयर होता है. राइट. अब हम आते हैं सेक्शन 25 पे. ध्यान से करना है हमने. So section 25 to 27 deals with law of prescription. मैंने आपको प्रिस्क्रिप्शन कराया था. क्या है प्रिस्क्रिप्शन? स्टार्टिंग में व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन? इट इज एक्विजिशन ऑफ टाइटल ऑफ अ लैंड और इंटरेस्ट इन लैंड. कुछ भी प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया बाय अ लॉन्ग यूजर और एंजॉयमेंट. इसका हमने किया था डिफरेंस विद लिमिटेशन. याद है कुछ? तो लॉ ऑफ लिमिटेशन बेसिकली कौन सा लॉ है? प्रोसीजरल और सब्टेंटिव. प्रोसीजरल लॉ है. ये प्रिस्क्रिप्शन का राइट क्या है? सब्सटेंटिव राइट है. क्यों? इसके अंदर रेमेडी ही नहीं बाहर होती क्योंकि राइट भी खत्म हो जाता है, इसलिए ये सब्सटेंटिव है. पहला डिफरेंस ये हो गया. दूसरा डिफरेंस हमने क्या किया? प्रिस्क्रिप्शन राइट हैंड कर देता है और ये अफर्मेटिव होता है. एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. लिमिटेशन लॉ जो है, सॉरी लिमिटेशन लॉ जो है वो क्या है? नेगेटिव इन ऑपरेशन. क्यों? क्योंकि ये हमारा राइट को
उस दिन रेमेडी को ख़त्म कर रहा है कि अगर आप विद इन सच एंड सच पीरियड आप किसी रेमेडी को नहीं अवेल कर रहे तो आपकी रेमेडी खत्म। नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है प्रिस्क्रिप्शन में? वाई पॉजिटिव? क्योंकि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपका जो राइट है किसी के ऑब्वियसली किसी के फेवर में क्रिएट होएगा ही होएगा, ठीक है, उस किसी को कुछ मिल रहा है। दिस इज द लॉ ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, है ना। तो ये 25 to 27 जो डील करते हैं लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ब्रांच है, ये सब्सटेंटिव ब्रांच है। डे 1 में हमने क्लियर किया था कि लॉ ऑफ लिमिटेशन बेसिकली इज प्रोसीजर। बेसिकली द वर्ड आई यूज्ड इज बेसिकली। व्हाई बेसिकली आई यूज द वर्ड बेसिकली? क्यों? इसके लिए क्योंकि अगर हम और लॉज देखें इंग्लैंड का या कहीं और का, ऑस्ट्रेलिया का, यूएसए का, every law has a color of substantive nature in their act. Not all laws are laws of limitation. Laws are procedural. Some have substantive color too. Prelims के point of view से हमें ये पता होना चाहिए कि ये procedural law है। वैसे तो क्वेश्चन नहीं आएगा कि जी ये है क्या है, substantive है, procedural है, पर उसके लिए it has the color of substantive provisions also 25 to 27। इसलिए मैंने तब नहीं बताया था, सो दैट यू मे नॉट गेट कंफ्यूज्ड। सब्सटेंटिव पार्ट है क्योंकि अब जब हम कह रहे हैं कि लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट डज नॉट डिस्ट्रॉय द राइट, तो उसका मतलब क्या होगा? ये राइट भी तो दे रहे हैं ना, जो मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट करे वो क्या हो गया? सब्सटेंटिव लॉ। जो उस राइट को अवेल करने की रेमेडी की पावर दे, प्रोसीजर दे, वो क्या हो गया? प्रोसीजर लॉ। सो दिस इज दीज आर द 3 डिफरेंसेस। कौन कौन से? लिमिटेशन और प्रिस्क्रिप्शन में नंबर 1 प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव का, नंबर 2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव का, नंबर 3 लिमिटेशन में क्या बाहर होता है? सिर्फ रेमेडी, नॉट राइट। प्रिस्क्रिप्शन में क्या होगा? राइट। रेमेडी तो गई गई, राइट हो गया आप किसी का, क्योंकि वो राइट किसी और पार्टी में क्रिएट हो। ठीक है, ये रही हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन टू दी प्रिस्क्रिप्शन। अब सेक्शन 25 क्या कहता है? हेडिंग देखिए इसका, एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन। इसी में हमारा सेक्शन 27 आएगा, एडवर्स पोजेशन आएगा, इसी में ये ईजमेंटरी राइट भी आएंगे। ठीक है, अब 25 का हेडिंग क्या कहता है? एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। अब प्रिस्क्रिप्शन तो हम समझ गए कि होती क्या है। ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैंने किसी का लैंड यूज़ किया जो कि ओपन था, वॉलंटरी था, विदाउट एनी हिंड्रेंस। ठीक है, वो सारे इनिशियल्स फुल अप करके वो मेरा राइट क्या बन गया? प्रिस्क्रिप्शन का बन गया। ओके, ईजमेंट क्या होती है? एग्जैक्टली। अब इसमें और अच्छे तरह से पढ़ेंगे ईजमेंट कहना क्या चाहता है। ईजमेंटरी राइट, बेसिकली ईजमेंट, EASEMENT, ईजमेंट होता क्या है? ये एक राइट, ऐसा राइट है जो एक आदमी किसी और की प्रॉपर्टी के ऊपर यूज करता है फॉर द बेटर एंजॉयमेंट ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी। ये एक प्रॉपर्टी है, ये ए की है, ये बी की है। बी ने यहाँ से कोई रास्ता निकाला हुआ है, ये जा रहा है, हर रोज जा रहा है, यहाँ से ए जा रहा है, जाता रहा जाता रहा जाता रहा जाता रहा, करीबन 20-25 साल बाद आके बी ने इसको स्टॉप करना शुरू कर दिया। कहते जी आप यहाँ से नहीं जाओगे। वो कह रहा है कि मैं तो जाऊँगा जी, मेरा कौन सा राइट बन गया? ईजमेंटरी राइट बन गया। इफ इट फुलफिल्स द कंडीशंस लेड डाउन इन सेक्शन 25, ओनली देन ही कैन से दैट दिस इज माय ईजमेंटरी राइट। अब ये राइट किसकी प्रॉपर्टी के ऊपर है? किसी और की प्रॉपर्टी के ऊपर। एक्सरसाइज कौन कर रहा है? कोई और कर रहा है। प्रॉपर्टी का ऑनर हो और है, ईजमेंट कर रहा है, राइट यूज करने वाला और है। ये क्यों करना चाहता है? क्योंकि ये अपनी प्रॉपर्टी को बेटर इंजॉय कर सके। ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, इतने साल हो गए तब तक रुका नहीं। ठीक है, तो ये राइट कौन सा हो गया? ये हो गया ईजमेंट राइट। बट ये प्रिस्क्रिप्शन के साथ रिलेशन कैसे आ गया इसका? क्योंकि इतने सालों तक वो जाता रहा, उसका भी तो राइट क्रिएट हो गया ना, वॉलंटरली, विदाउट एनी हिंड्रेंस, ओपन। तो ये ईजमेंटरी का राइट
ईजमेंट्री का राइट क्रिएट होने से पहले आपको प्रिस्क्रिप्शन पूरा करना पड़ेगा। अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन पूरा हो गया तो आप ईजमेंट पे आओगे। इट इज़ पर्टिकुलरली क्वा द इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर माई बेटर enjoyment of my property, A is exercising his right of easement over the property of B. प्रिस्क्रिप्शन में क्या होगा कि ये मेरे कब्जे में थी, इतने साल बाद मेरी होगी। तो ईजमेंट में क्या हो गया, मैं अपनी प्रॉपर्टी बेटर एंजॉयमेंट करने के लिए किसी और प्रॉपर्टी में राइट मांग रहा हूँ, पूरी नहीं मांग रहा, एक पर्टिकुलर राइट मांग रहा, राइट। अब ये ईजमेंट में दो तरीके की होती है जी, ठीक है। ईजमेंट आ रहा है ऊपर, डोमिनेंट हेरिटेज बड़ा करिए, डोमिनेंट हेरिटेज और सर्विएंट हेरिटेज। सर्विएंट हेरिटेज, राइट। अब यही प्रॉपर्टी है, देखो जो तो ईजमेंट का राइट यूज कर रहा है, अवेल करना चाहता है, वो तो हो गया डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, जो डोमिनेंस क्रिएट करे, तक्काशाही, है ना, डोमिनेंस शो करना चाहता है कि आई नो एवरीथिंग, मुझे ज़्यादा पता है। उससे हम क्या याद रखेंगे कि जो वो राइट मांग रहा है वो क्या हो गया, डोमिनेंट बंदा हो गया, डोमिनेंट हेरिटेज होगी। जिसके ऊपर ये राइट ये हो रहा है वो क्या होगी, सर्विएंट हेरिटेज। इसको अगर याद रखने का एक और तरीका है, सर्वेंट नीचे लगा के रखना किसी को, सर्विएंट से, वैसे जस्ट टू रिमेंबर द थिंग। सर्विएंट को मीनिंग कुछ और है इसका, सर्वेंट की तरह ट्रीट करना है कि मैं तो करूँगा, तू कौन होता है, उस तरीके से, ठीक है। अभी हम टीपीए की बात हुई तो टीपीए में ये राइट ट्रांसफरेबल है या नहीं है, नॉट ट्रांसफरेबल अंडर सेक्शन 6(1) ऑफ टीपीए। वो बात की बात है, जनरल नॉलेज, ठीक है। दो तरह का ईजमेंट हो गया उसमें, एक डोमिनेंट हेरिटेज हो गया, एक सर्विएंट। डोमिनेंट कौन हो गया, जो राइट को फॉर हुज इंजॉयमेंट हमने ये राइट उसको लॉ में प्रोवाइड की है, ठीक है। सर्विएंट कौन हो गया, जिसके ऊपर उस राइट का बर्डन आ गया, जो वो बर्डन बियर करेगा, वो क्या हो गया, सर्विएंट हेरिटेज, राइट। तो ये था हमारा ईजमेंट के रिगार्डिंग। अब इसके ऊपर ये सारा लिखेंगे। बेसिक मैक्सिम क्या है इसका एक मैक्सिम है जिसके ऊपर ये बेस्ड है, दैट इज इंजॉयमेंट ऑफ, लिखा दूंगा कोई बात नहीं, पहले समझ लो, ऑफ ईजमेंट इज नेक वी, नेक काम, कॉमा नेक प्रीकैरियो। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, सेक्शन 25 इज बेस्ड ऑन विच मैक्सिम, नेक वी, नेक काम, नेक प्रीकैरियो, दैट इज नाइदर बाय वायलेंस और फोर्स वी, नॉर बाय स्टेल्थ, नॉर इट मस्ट बी परमिसिव। परमिशन नहीं होनी चाहिए, अगर परमिशन होगी फिर क्या राइट, फिर क्या पोजीशन नहीं होनी चाहिए। नाइदर से शुरू है, नाइदर बाय वायलेंस और फोर्स तक का नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आप गलत नहीं करोगे, जैसे हम पिंडों में देखते हैं खेती बाड़ी की जमीन होती है, रास्ता होता है ना, बीही कहते हैं जिनको, छोड़नी पड़ती है उनको, कितने साल चलती है, आगे जमीन बिकती हो, क्या गई है, बीही है जी, ये तो जाएगी, अब देख के खरीदो। सो नाइदर बाय वायलेंस और फोर्स नॉर बाय स्टेल्थ। ये नहीं है कि जी आप जाते रहे, जाते जाते कदमों के निशान मिटाते रहे कि किसी को पता ना चल रहा है मैं आपकी जमीन से जा रहा हूँ, ये हो गया स्टेल्थ। एंड इट मस्ट बी परमिसिव, नॉर इट मस्ट बी परमिसिव, उसकी नॉलेज में ना हो, उसने परमिशन ना दे रखी हो, ठीक है। ए ने इसी केस में ए ने बी से कहा कि यार आप मेरे को जाने दो, कुछ नहीं होता, मैं जाता रहूँगा, मेरे को बहुत शॉर्ट पड़ता है, अगर अदरवाइज यहाँ पे भी घर है
ठीक है, यहाँ पे भी किसी का घर है, मुझे ऐसे घूम के यहाँ पे जाना पड़ता है, कहीं मैं अपने गेट से सीधा ऐसे चला जाऊंगा यहाँ से। तो कहता ठीक है यार, आप अकॉर्डिंग है, कोई गल नहीं, चले जाओ। यहाँ पे डी रहता है, यहाँ पे ई रहता है, ये फंस गया, अब ये क्या करेगा? गेट इनका यहाँ पे है, तो ये कहता है पिछले गेट से मैं आपकी प्रॉपर्टी होकर चला जाऊंगा, ये खाली प्लॉट है, ये स्कूटर भी लेके जा रहा है, गाड़ी भी लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर ये तो परमिशन होगी, उस केस में ये इजमेंटरी राइट क्लेम। और माय पॉइंट हो गया इजी सारा, बॉडी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इतना ही लिखेंगे इसके बारे में कि ये होता क्या क्या है। लिखिए, एन इजमेंटरी राइट इज अ राइट exercised easementary right is a right exercised by a person, एग्जाम्पल को साथ साथ देखते रहना, by a person A, ठीक है ना, over the property of another B, इसकी प्रॉपर्टी है, for the better enjoyment of his own property, his कौन आ गया? A, of his own property। इसका 2F डेफिनेशन है, एक बार वो भी पढ़ लो, अभी इसके साथ आगे लिखवाऊंगा। सेक्शन 2F में ईजमेंट डिफाइन किया हुआ है, दिस इज द बेस्ट वर्डिंग वी कैन राइट इन एग्जाम इन ऑर्डर टू डिफाइन व्हाट इज एन ईजमेंट, जो भी लिखवाइए आपको। 2F क्या कहता है? ईजमेंट इंक्लूड्स अ राइट, ठीक है, कॉमा, नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं होना चाहिए, फिर तो बात ही खत्म होगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिए तो क्या हो गया? परमिशन होगी, राइट। बाय विच वन पर्सन इज इंटाइटल्ड टू रिमूव एंड अप्रोप्रिएट फॉर हिज ओन प्रॉफिट एनी पार्ट ऑफ सॉइल बिलोंगिंग टू अनदर। बन गई बात, जो मैंने आपको इंग्लिश में लाइन लिखाई वही आ गया से। मूवेबल में थोड़ी करेंगे यार, गड्डी के ऊपर चढ़ के थोड़ी जाऊंगा उसमें। और एनीथिंग ग्रोइंग इन और अटैच्ड टू और सबसिस्टिंग अपॉन द लैंड ऑफ अनदर। अब पता लगा मैंने डेफिनेशन सबसे पहले आपको क्यों नहीं करवाई स्टार्टिंग में, इसीलिए कि आप जब सारा समझ आओगे, अब आपको पता लग गया कि ईजमेंट है क्या। बेसिकली ये जो मर्जी लिखता रहे, हमने 2 लाइन में इसको खत्म कर दिया कि इट इज ए राइट एंजॉयमेंट बाय वन पर्सन अपॉन द लैंड ऑफ द अनदर पर्सन, व्हाई? फॉर द बेटर एंजॉयमेंट ऑफ हिज ओन लैंड। ये ईजमेंट है, वही इसने लॉ ने अपनी लैंग्वेज में बताया हुआ है, बट इन डिफिकल्ट वर्ड्स, ठीक है। तो एग्जाम में हम दोनों ही लिखेंगे, ये नहीं है कि इजी वाली लिख के आ जानी है, दोनों याद होनी चाहिए, क्योंकि बेरेट के नंबर भी मिलते हैं वहाँ पे। ये नहीं है कि आपको बेरेट प्रोवाइड करें तो एग्जामिनर समझेगा कि नहीं जी इसके पास तो बेरेट था, उसने तो आंसर शीट ही चेक करनी है, उसमें हम लिखेंगे। आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन में इसके साथ, ईजमेंट इज एक्वायर्ड बाय प्रिस्क्रिप्शन। अभी ईजमेंटरी राइट क्या है, ये कैसे मिलता है? दैट इज एक्वायर्ड बाय प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे प्रिस्क्रिप्शन क्या है, ताकि अभी आपको याद हो जाए साथ ही में। प्रिस्क्रिप्शन इज द एक्विजिशन ऑफ टाइटल ऑफ लैंड, एक्विजिशन ऑफ टाइटल ऑफ लैंड और ऑफ इंटरेस्ट इन लैंड और ऑफ एन ईजमेंट। देखो इसमें ईजमेंट भी कवर कर दिया इस डेफिनेशन में, और ऑफ एन ईजमेंट बाय लॉन्ग यूजर और इंजॉयमेंट, बाय लॉन्ग यूजर और इंजॉयमेंट अगेंस्ट द विल ऑफ द फॉर्मर ओनर। आपको पता था कि जी ये बंदा यहाँ पे राइट यूज कर रहा है, पर आप कर नहीं रहे कुछ, तो लॉ आपकी हेल्प थोड़ी करेगा।
यू हैव टू बी विजिलेंट इनफ, इसलिए ये राइट दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे सेक्शन 25 इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम दैट ये सारा मैक्सिम लिखो, मीनिंग मैं लिखवाता हूँ। ऑन द मैक्सिम दैट enjoyment of easement must be nec vi, nec calm, nec precario, that is नहीं लिखा होगा, nec vi, nec calm, nec precario, that is neither by force or violence, nor by stealth, 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 nor it must be permissive. होगी बात, आगे और लिखो नेक्स्ट लाइन। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ईजमेंटरी राइट 2 tenements are required, tenements TENE, सॉरी अच्छा इस पेन से नहीं आएगा, 2 tenements are required, 2 चीज़ें होनी जरूरी है ईजमेंटरी राइट के लिए। कौन कौन सी अभी बताई थी मैंने आपको। नंबर 1 डोमिनेंट हेरिटेज, हाइफन डाल के लिखेंगे फॉर हुज इंजॉयमेंट द ईजमेंट एग्जिस्ट्स, राइट। सेकंड क्या है, सर्विएंट हेरिटेज, हाइफन डाल के लिखेंगे विच बियर्स द बर्डन ऑफ ईजमेंट, ये ना डायग्राम बना लो यहीं पे, दोबारा बनाता हूँ, जैसे मैं साफ बना रहा हूँ वैसे बना लो, क्योंकि कल को जब भी पढ़ोगे एक बार ये पढ़ने पे समझ नहीं आएगा, ये डायग्राम देखने के बाद समझ आएगा कि ये है क्या, फिर मेन में दिमाग में बैठ जाएगी बात हमारे। आ गया, ठीक है, ये लाइन में डालना है, ओके, ये आ गया इसमें बीच में, और ये हो गया रास्ता, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी है, इसको क्या लिखेंगे हम, डोमिनेंट लिखो, बनाओ, दूसरे को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो अब जब भी ये आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि सर्विएंट क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, ए का कौन सा राइट है, कौन ईजमेंट मांग रहा है, किसके विरुद्ध मांग रहा है, किसकी प्रॉपर्टी में मांग रहा है, ये सारा आपको क्लियर रहेगा ये फंडा। अब पढ़ेंगे इसकी बॉडी, सेक्शन 25 की। जैसे जैसे मार्किंग करवाऊंगा वैसे वैसे कर लेना, दोबारा जिंदगी में इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। सब सेक्शन 1 की पहली 3 लाइनें, एंड से पहले ब्रैकेट नंबर 1 क्लॉज आएंगे, ठीक है। फर्स्ट 3 लाइन्स, वेयर द एसेस एंड यूज ऑफ लाइट और एयर। अब हम इसको पढ़ेंगे एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय
प्रिस्क्रिप्शन। ये तो हो गया रास्ता, ठीक है। अब ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे प्लॉट हो, 2 प्लॉट है, यहाँ पे मेरी एक छोटी सी खिड़की भी बनी, उसमें मुझे लाइट हवा पानी सब आ रहा है, बारिश आ रही है और मैं 50 सालों से वो इंजॉय कर रहा हूँ। अब दूसरा आके वो, उसको पता है जिसका प्लॉट है कि जिसने बीचों बीच घर पे खिड़की खोली हुई है, तो वो तो ईजमेंट्री राइट मांगेगा ही यहाँ पे मेरी खिड़की। ये बंदा जो आएगा दूसरे वाला, वो कहेगा जी मैं तो अब अपना घर बनाने लगा हूँ, आपको ये बंद करनी पड़ेगी। तो वही ये राइट यूज़ कर सकता है कि आप 50 साल कहाँ पे थे, 20 साल 30 साल कहाँ पे थे, वो कंडीशन है कितने साल की बात कर रहे हैं, उस केस में भी यूज़ होगा। वे, लाइट, एयर, वाटर, पैसेज, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है। उस कॉन्टेक्स्ट में हमने समझना इसको। वेयर द असेस और एंड यूज ऑफ लाइट और एयर टू एंड फॉर एनी बिल्डिंग हैव बीन पीसेबली enjoyed there with as an easement। अब समझ गए, ये राइट मैंने एज एन ईजमेंट इंजॉय की है, मतलब नेक वी नेक काम नेक प्रिकैरियो, मैंने एज ईजमेंट इंजॉय कर लिया इसको, ये इन चीज़ों के राइट को। तो क्या होगा, एंड एज ऑफ ए राइट, जब मैं इनको इंजॉय कर रहा था एज ए राइट विदाउट इंटरप्शन एंड फॉर 20 ईयर्स। अब ये लिमिटेशन आ गई, जो भी मैं ये राइट इंजॉय कर रहा हूँ, नंबर 1 है, ये ब्रैकेट डाल लो, नंबर 1 है इसका, जो भी मैं ये लाइट एयर इसको इंजॉय कर रहा हूँ 20 सालों के लिए कर रहा हूँ और विदाउट इंटरप्शन कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, रहने दो, मैं इसको शॉर्ट में लिखाऊंगा, बहुत अच्छा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे एंड वेयर से स्टार्ट होता है बी पार्ट या नंबर 2। वेयर एंड एनी वे, रास्ता, वाटर कोर्स, खेतों में होता नहीं, हम कर लेते हैं कहीं से पानी निकालने का रास्ता, मैंने अपनी ज़मीन से निकाला, दूसरे की ज़मीन से निकाल लिया कि मैं अपनी ज़मीन जितनी भी बचती है उसमें भी मैं खेती करूँगा। वाटर कोर्स और द यूज ऑफ एनी वाटर और एनी अदर ईजमेंट वेदर अफर्मेटिव और नेगेटिव हैज़ बीन पीसेबली एंड ओपनली एंजॉयड बाय एनी पर्सन क्लेमिंग टाइटल देयर टू। ये पर्सन क्लेमिंग टाइटल देयर टू कौन आएगा, जिसकी जगह सर्विएंट हेरिटेज, जिसकी जगह है, राइट, एज एन ईजमेंट एंड एज ऑफ ए राइट विदाउट इंटरप्शन फॉर 20 ईयर्स अगेन। सो 2 राइट्स के लिए क्या हो गया, पीसेबली और ओपनली नहीं लिखा हुआ, बाकी 2 के लिए लिखा हुआ, इसलिए ये बॉडी 2 में डिवाइड करी है हमने इस सेक्शन की। पहले लाइट एयर के बारे में आ गया, दूसरा आ गया एनी वे और वाटर कोर्स और यूज ऑफ एनी वाटर कोर्स, ठीक है। तो मैंने पीसेबली ओपनली एज एन ईजमेंट एज ऑफ राइट विदाउट इंटरप्शन 20 साल के लिए ये राइट्स को मैंने एंजॉय कर लिया। तो क्या होगा, द राइट टू सच असेस एंड यूज ऑफ, देखना, लाइट एयर वे वाटर कोर्स यूज ऑफ वाटर और अदर easement shall be absolute and indefeasible. Shall. Why shall? Why not may? No. Why shall is used? क्योंकि ये राइट कौन सा है, बाय वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। क्या है, शैल, सब्सटेंटिव लॉ है, इसमें क्या हो गया, राइट ही खत्म, दैट इज वाई। अब आप समझ गए, पहले की बॉडी समझ गए, बाइफर्केट कर दिया हमने 2 पार्ट्स में, और उन दोनों का नटशेल क्या है लास्ट लाइन में, शैल बी एब्सोल्यूट एंड इंडिफिजिबल, राइट। अब इस पे हम लिखेंगे, इन ऑर्डर टू रिक्वायर ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। अब इसी को छोटा करके लिखाता हूँ कैसे करना है। In order to require easement by prescription, following conditions must be satisfied. Number 1,
there must be an access or use of ACCESS access. There must be an access or use of light or air or way or water course which have been enjoyed. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सेकंड, फॉर अ कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ 20 years. ये अलग अलग जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे लिखना है. सेकंड में फॉर अ कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ 20 years. नेक्स्ट थर्ड, विदाउट इंटरप्शन. फोर्थ, नेक्स्ट लाइन, ओपनली एंड पीसफुली. ओपनली एंड peacefully. Fifth, as an easement. अब देखो बात बन गई सेक्शन 25 बन के. पढ़ो इसको, क्या कहना चाहता है, पढ़ के सुनाओ. कंडीशन नंबर 1 से, access or use of light, air, water, way, water course which had been enjoyed for a for a continuous period of 20 years without interruption, openly and peacefully as an easement. ये आपका राइट ऑफ इजमेंट. ठीक है. ओपनली का मतलब क्या हो गया, खुलेआम, नॉट सीक्रेट. ठीक है. विजिबल, मैनिफेस्ट, क्लियर है. ओपनली मैं जा रहा हूँ. हाँ वही ओपनली आ गया. राइट. पीसफुली क्या हो गया, पीसफुली, पीसफुली कोई फिजिकल फोर्स नहीं है, धक्का नहीं हो रहा है, सिंपल. ठीक है जी. अब 2 पढ़ेंगे इसके बाद. अभी इसमें और भी करवाने वाला है. विदाउट इंटरप्शन का क्या मतलब है, उन्हें रोके, जिन्हें रोके नहीं उन्हें इंटरप्ट नहीं किया कदे. रोकना चाहिए सी बट ही डिड नॉट. उन्हें कोई ऐसी दुविधा नहीं पाई जिसदे नाल ਉਹਦਾ राइट खत्म हो जाए. ये राइट कितने साल नहीं चलना चाहिए, कॉन्टीन्यूस पीरियड ऑफ 20 साल. सब सेक्शन 3 पढ़ेंगे पहले. इन केस ऑफ गवर्नमेंट ये राइट 20 years का होके 30 years का हो जाएगा. अगर वही लैंड बी, अगर वो लैंड बी की जगह, इसी डायग्राम में बी की जगह यही लैंड गवर्नमेंट की है तो आपको 30 years उस राइट को यूज करना पड़ेगा. सो फॉर प्राइवेट इंडिविजुअल कितना हो गया, फॉर गवर्नमेंट कितना हो गया. 30 years. ये आपके प्रीलिम्स क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपने. ठीक है. सब सेक्शन 2, ईच ऑफ सेट पीरियड्स ऑफ 20 years shall be taken to be a period ending within 2 years next before the institution of suit wherein the claim to which such period relates is contested. निकल गई ऊपर से, निकली थी ना. हाँ हम दस पाए कि होगा. इसी एग्जाम्पल से देखो, इसके ऊपर देखो, ये रहा मेरा राइट, क्रिएट हो गया 20 साल का. 20 साल के बाद मेरे पास 2 साल का लिमिटेशन पीरियड है अपने राइट को सब्सटेंटिव राइट क्रिएट करवाने के लिए. शैल वर्ड लिखा है ना, एब्सोल्यूट एंड इंडिफिजिबल राइट है ये मेरा. मैं कोर्ट में जाके केस करूंगा, मेरा राइट आ गया जी, मेरे को ईजमेंट्री राइट दो, स्टे लूंगा मैं. ऑब्वियसली ये करेगा केस, जिसका ईजमेंट्री राइट है वही करेगा. जिसके अगेंस्ट करेगा वो क्या होएगा, बी. अब वो कहेगा कि मैं 2000 से यहाँ पे पोजेशन था, 2020 तक मेरा पोजेशन रहा, 2022 तक वो सूट फाइल कर सकता है. ये सेक्शन बेसिकली ये कहता है कि सूट फाइल करने का लिमिटेशन जो है 2 साल. जिस दिन आपने सूट फाइल कर दिया उससे बैकवर्ड्स आपने 20 साल दिखाने हैं. अभी डेट ऑफ फाइल. ठीक है. अब इसको दोबारा पढ़ो, समझ नहीं सकते. 40 हो गया ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 सूट तो पिछले 20 साल लगाने हैं, पर वो सूट फाइल करने का लिमिटेशन की है 2 साल. गल इन्हीं की हो गया कि अलग से इन्होंने प्रोवाइड कर दी है कि जी लिमिटेशन आपके पास इतना ही है.
ये क्यों दे रखा है? सपोज उसने इंटरप्शन कर दी तो 20 साल बाद अगर होता है जो आप मतलब कि घर बनाने लगा है, हाँ, अगर घर बनाने लग गया फिर उसके उसके लिए हाँ उससे पहले उसको सूट फाइल करना पड़ेगा और 20 साल उससे पहले कंप्लीट होने चाहिए। अब क्या कहता है? ईच ऑफ सेट पीरियड ऑफ 20 years shall be taken to be a period ending within 2 years next before the institution of the suit where the claim to which such period laid is, जहाँ पे हमने वो छोड़ो, where the claim is contested, बस सिंपल, where the claim is contested, राइट? ये कल मैं सारा डिक्टेट कराऊंगा आपको, आज को मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बेस्ट ऑफ द लाइंस इसको समझने के लिए क्या है। सूट कौन सा डालेगा आपको? सूट फॉर डिक्लेरेशन, सूट फॉर डिक्लेरेशन होगा, सेक्शन 34 SRA हो गया क्या चल रहा है अभी? आए नहीं वहाँ पे? बस वो सेक्शन 34 पे आएगा। मेरा राइट है, राइट को क्या कराएंगे? डिक्लेयर कराएंगे डिक्लेरेशन, तो वो सूट फाइल होगा। अब पढ़ेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। Nothing is an interruption within the meaning of this section unless इंटरप्शन वो नहीं मानी जाएगी जो भी आप कहोगे, पर वो मानी जाएगी अनलेस ये दो दे रखी हैं एक्सप्लेनेशन की वजह से। इंटरप्शन कौन सी मानी जाएगी? हर कोई इंटरप्शन नहीं होगी एक्सेप्ट बाय वर्चू ऑफ एक्सप्लेनेशन। यू गॉट व्हाट आई सेड? क्या होगी? 2 पॉइंट है। नंबर 1, अनलेस where there is an actual discontinuance of possession or enjoyment, आपने एक्चुअली इसको पोजेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया और इसकी इंजॉयमेंट को। कैसे? बाय रीजन ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन बाय द एक्ट ऑफ सम पर्सन। इतना ही पढ़ना बस। ये सम पर्सन कौन हो सकता है? थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जिसकी प्रॉपर्टी है वो भी हो सकता है, पर ये कौन नहीं होना चाहिए? अदर देन द क्लेमेंट। ऑब्वियसली क्लेमेंट क्यों होगा? जस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज और नॉमेनक्लेचर्स आर यूज्ड इन दिस सेक्शन। नंबर 1 समझ गए? आपने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, इंजॉयमेंट को और पोजेशन को। एंड 2 एसेंशियल्स हैं इसके। एंड सच ऑब्स्ट्रक्शन इज सबमिटेड टू और एक्यूजेंस्ड, इट मीन्स असेंट, कंसेंट, अलाउ करना, और एक्यूज्ड इन फॉर 1 ईयर। जो वो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कंटिन्यू कितने टाइम रही? 1 साल के लिए। आफ्टर द क्लेमेंट हैज नोटिस देयर ऑफ, और क्लेमेंट को उसके बारे में पता था, एंड ऑफ द पर्सन मेकिंग और ऑथोराइजिंग द सेम टू बी मेड। या तो वो क्लेमेंट होगा या जिसको वो ऑथोराइज कर रहा है उसको, उसकी नॉलेज में था कि इंटरप्ट कर दे, साल कंटिन्यू हो गया, मैंने उसको उस रास्ते से जान नहीं दिता जा रहा, ऑब्स्ट्रक्ट करता, डिसकंटिन्यू करता, एंजॉयमेंट खत्म करती, डिसपोजेस करता, रोक लाती, तारा लगा दिया, और वो तारा लगी हुई है, साल हो गया। साल बाद वो बंदा फेल नहीं आया, पर तुसी तारा तोड़ के फिर चलने लग गए। उन्हें बर्डन ऑफ प्रूफ किते आऊगा एक्सप्लेनेशन का, जिहदी प्रॉपर्टी है, जिन्हें तारा लगाई ने, जिन्हें इंटरप्ट किया है। अगर उस 20 साल दे विच 1 साल ऐसा आया कि इंटरप्शन चली और किने चलाई जिहदी प्रॉपर्टी सी, उन्हें कंटिन्यू की फॉर 1 ईयर। ये नहीं कि 2-4 दिन दी 5 दिन लड़ाई होगी, ये हो गया महीना रुक के पुलिस आ गई, ये हो गया, नो, फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 1 ईयर अगर वो प्रूव कर देगा तो क्या होगा? ये सेक्शन नहीं अप्लाई होगा, 20 साल का उसका टाइम पूरा ही नहीं होगा, वो खत्म हो गया। सपोज 18th ईयर में जाके उसने रोक दिया, 19 तक कंटिन्यू आया, वो 20 ईयर तक कंटिन्यू करता रहा, फिर खत्म, सारा ही खत्म, पूरे नहीं, इज नॉट कवर फुलफिल्ड। के बाद आ गया समझ सारा? इजी? अब इजी होएगा, पढ़ने में आसानी हो जाएगी। क्यों? ब्रेक कर दिया हमने इससे। सेकंड पॉइंट तो बहुत इजी हो गया। ये जो अपना सारा है ऐसे ही इजी होएगा, ये लॉ ऐसे ही इजी होगा, पढ़ने के बाद इजी होता है।
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 25। इसके बारे में हम लिखेंगे, आपको मेन तो मैंने लिखवा दिया है, अभी इसके एक्सप्लेनेशन का केस लिखवा दूंगा, थोड़ा बहुत 25(2) पे लिखवा दूंगा, ठीक है। अब ये देखो इसका इम्पैक्ट क्या है, अभी बता देता हूँ। 20 साल, ये ऊपर एग्जांपल देखो, सेम एग्जांपल, मेरे 20 साल यहाँ पे 2020 में पूरे हो गए, ठीक है। अब वो इंटरप्ट करना स्टार्ट कर दिया बी ने, इससे पहले कि उसका 1 साल पूरा हो जाए, ए की क्या ड्यूटी है? केस फाइल करने की। पर यहाँ पे तो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, ठीक है। अगर वो 19 साल 8 महीने में शुरू हो गया तो इंटरप्शन कंटिन्यू हुई है ना, 4 महीने की रहेगी, पर इंटरप्शन के लिए कितना टाइम चाहिए? 1 ईयर पूरा। इंटरप्शन 1 ईयर चाहिए, उसको लगाना पड़ना है। तो ये जो 22 है ना, 25 का 2 क्लॉज ये कहता है जब आपके पास 20 साल हो गए तो उसके पास आपके पास विद इन 2 ईयर्स आप अपना केस लगा दो, इससे पहले कि वो इंटरप्शन करे। अगर वो इंटरप्शन स्टार्ट हो गई है फिर भी आपके 20 साल पूरे हो गए हैं, तब भी आप केस लगा सकते हो। क्यों? आपके पास 2 साल है, 1 साल उसको दे दिया, 20 साल खत्म कर, अगर तो 20 साल पूरी हो गए फिर तो बात ही खत्म। अगर उसने 2021 में स्टार्ट की और वो 22 तक चली तो कोई फायदा ही नहीं है, मेरे 20 साल तो पूरे हो गए। बी ने तो सूट नहीं ना करना, सूट तो ए ने करना है, तो विद इन 2 ईयर्स कर सकता है। वो इंटरप्शन 21 में आ गई, 21 में उसने सूट लगा दिया, वो क्या करेगा जी, मेरे पास 2 साल थे, 2020 तक मेरे 20 पूरे हो गए और मैं विद इन 2 ईयर्स आपके पास आ गया, मेरा राइट पे। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ सेक्शन 25 सबसेक्शन 2। इंटरप्शन हम समझ गए। सर पर आपने जैसे वो बताया कि 4-5 महीने अभी पड़े थे 20 साल पूरे होने हाँ। में, उससे पहले आके रुकना शुरू कर दिया, पर उसमें भी कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 20 इयर्स तो पूरे कवर नहीं हुए, 19 इयर्स एंड हाँ, फिर उसने कौन सा केस लगाया? ऑब्वियसली केस तो वो 20 साल बाद ही लगाएगा ना, और उसको इंटरप्शन प्रूव करने के लिए कितने टाइम चाहिए? 1 साल। वो क्या करेगा, भाई मेरा तो राइट खराब हो रहा है, मेरा तो रास्ता जा रहा है, मैं फटाफट केस करता हूँ। 20 साल 1 दिन होने पे पहले दिन ही केस लगा दिया, 1 साल हो गया। उसके लिए लिमिटेशन क्या थी? 2 साल लिमिटेशन फॉर फाइलिंग सूट। उसका तो ईजमेंट्री राइट अभी पूरा हो, इंटरप्शन का राइट पूरा नहीं हुआ, 1 साल तक वो चले। इंटरप्शन को हम इंटरप्शन कब मानेंगे? 1 साल पूरा, जब उसको प्रॉपरली डिसकंटिन्यू कर देंगे, पोजीशन से हटा देंगे, प्लस वो 1 साल चलेगा। दिस इज द फंडा ऑफ दिस सेक्शन, राइट। एक्यूजीज कहते हैं इसको, कंसेंट, एग्री, अलाउ करना। अब वो आ गया, अंदर चला गया, तारे लगा दी, मैंने एग्री कर दिया, एक्यूजीज टू एग्रीमेंट, एग्री करना। कई बार वर्ड्स की जो इंग्लिश आप ढूंढ लोगे ना तो वो बहुत इजी हो जाता है समझने में, क्योंकि लॉ में डिफिकल्ट वर्ड यूज करे हैं उसमें। तो उसका मतलब ये हो गया कि अगर वो आया अंदर, उसने तारे लगा दी अपनी इसी ज़मीन पे, इसी इस पे देखते हैं हम, इसी पे देखो, इसके साथ ही देखो, यहाँ पे जब मैं कर रहा था उसने सारी बैरिकेडिंग कर दी है, बैरिकेडिंग कर दी, मेरे को पता मैं जा नहीं रहा, मैं अब ये घूम के जा रहा हूँ यहाँ पे। फिर मैंने देखा 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने, 9 महीने, कोई आ नहीं रहा। मैंने इतनी तार ये काट दी, मैं फिर से जाना शुरू हो गया। साल तो पूरा हुआ नहीं, इंटरप्शन पूरी नहीं हुई, तो मेरा 20 साल का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा। अब ये देखो, ये बातें करने की हैं, प्रूव करना तो दोनों पार्टी के ऊपर बर्डन होगा। whosoever will allege will have to prove that। ये कोर्ट की बातें हैं जी, प्रूव कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये बात की बातें हैं। लॉ क्या कहता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से? 1 साल आपने पूरा कर दिया तो आपके ऊपर बर्डन है, आपने दिखाना जी। वो कह रहा है कि नहीं हुआ जी, आप दिखाओ, प्रूफ लेके आओ, कुछ भी हो सकता है। तो ये है हमारा इजमेंट्री राइट। प्राइवेट इंडिविजुअल के केस में कितने साल, गवर्नमेंट के केस में 30 साल बस।
कंटिन्यू टुमारो, ठीक है।